गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबका बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी काफ़ी बढ़िया चल रहा होगा। तो आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर जो है हमारा केमिस्ट्री का, इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को कवर करेंगे और जहाँ से जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है उस सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चलिए बिना देरी किए आज का इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। आप सबके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि आखिर इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसको हम इलेक्ट्रो कहते हैं। और लाइसिस मतलब होता है सेपरेशन। ठीक है, लाइसिस मतलब क्या होता है, सेपरेशन। ठीक है, तो आज का हमारा आई होप इलेक्ट्रोलाइसिस मीनिंग आप समझ गए होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम लोग जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि सोडियम क्लोराइड किस तरीके से डिसोसिएट करता है। ठीक है, ड्यूरिंग इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि इसका आयोनिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, आयोनिक इक्वेशन पूछा जाता है। ठीक है, कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा कि राइट द आयोनिक इक्वेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो देखिए आयोनिक इक्वेशन हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, NaCl है। ठीक है, तो NaCl। ठीक है, तो जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा। NaCl क्या होगा, डिसोसिएट होगा। किसमें, इस जो NaCl के रेस्पेक्टिव आयंस है उसमें डिसोसिएट होंगे। भैया रेस्पेक्टिव आयंस क्या होता है, समझा रहा हूँ। रेस्पेक्टिव आयंस यानी कि जैसे कि NaCl है तो NaCl जो कंपाउंड है वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर ही तो बना होगा, यस और नो। तो वही सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में वो डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग NaCl में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस, ये हो गया हमारा NaCl का आयोनिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें से क्या पूछा जाता है, इसमें से पूछा जाता है कि बताओ रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा। रिएक्शन एट कैथोड पूछा जाता है। ठीक है, अब रिएक्शन एट कैथोड मतलब क्या होता है, देखिए अब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में दो इलेक्ट्रोड लिया जाता है हमारा। ठीक है, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। ठीक है, तो कैथोड की तरफ माइग्रेट करता है हमारा जो केटायन प्रेजेंट है। अच्छा, इस रिएक्शन एट कैथोड से पहले हम पता कर लेते हैं, चलिए क्या क्या आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, आयंस प्रेजेंट, तो बताइए हमारे पास क्या क्या आयंस प्रेजेंट है। Na प्लस आयंस प्रेजेंट है एंड Cl माइनस आयंस प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, रिएक्शन एट कैथोड। ठीक है, पूछा जाता है कि रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड में कैसा रिएक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए कैथोड जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। NCR आप सबको पता होगा, NCR नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। ठीक है, तो जो हमारा कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है। तो सिंस कैथोड हमारा नेगेटिव होता है तो हमारा जो आयंस में जो केटायंस प्रेजेंट है वो कैथोड के तरफ माइग्रेट करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए केटायन कौन प्रेजेंट है, Na प्लस प्रेजेंट है। तो Na प्लस किधर जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा और कैथोड में जाकर के डिस्चार्ज होगा। ठीक है, किस तरीके से डिस्चार्ज होगा, देखिए Na प्लस है तो Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, तो इस तरीके से वो डिस्चार्ज हो जाएगा। Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Na का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि Na प्लस है, Na प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका था। ठीक है, इसलिए फिर से हम लोग प्लस 1 लिखे, अब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वो बन गया सोडियम एटम Na। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से रिएक्शन एट कैथोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा जाता है, नेक्स्ट पूछा जाता है रिएक्शन एट एनोड बताओ। ठीक है, अभी और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम करेंगे। ठीक है, रिएक्शन एट एनोड। अब देखिए एनोड हमारा जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। सिंस एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है तो एनोड के तरफ कौन माइग्रेट करेगा, हमारा जो एनायंस प्रेजेंट है, जो इस आयंस में जो एनायन है
वो माइग्रेट करेगा किधर, एनोड के तरफ, और एनोड में जाकर के एनायन जो है डिस्चार्ज होगा। ठीक है, चलिए एनायन क्या है, Cl माइनस है, तो Cl माइनस माइनस एक इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl। इस तरीके से हम रिएक्शन को लिखते हैं। Cl माइनस है ना, तो माइनस Cl माइनस, फिर यहाँ पे लिखेगा माइनस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl एटम। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, Cl माइनस, Cl माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन, Cl एटम जो था वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका था और वो क्लोराइड आयन फॉर्म कर चुका था। ठीक है, उसके बाद वो क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो वो क्लोराइड एटम में बदल गया। ठीक है, चलिए आई होप ये समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब इससे और एक चीज़ इसमें से पूछा जाता है कि इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखिए, कि डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस में इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखिए। तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, ओवरऑल रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, NaCl है, तो NaCl लिखेंगे। ठीक है, NaCl लिखेंगे। ठीक है, NaCl लिखेंगे। ठीक है, NaCl लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, देखिए NaCl है, अब हमारे पास इधर क्या क्या चीज, अच्छा एक मिनट, अब हमें पता है क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन क्या है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, यस और नो। तो क्लोरीन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, वो अपने ही जैसे क्लोरीन एटम के साथ जुड़ जाता है, तो क्या बनेगा, Cl प्लस Cl फॉर्म करके Cl2 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन एट एनोड। अब नेक्स्ट पूछा जाता है ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन यानी कि हमारे पास क्या था, NaCl था। ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हो रहा है, सबसे पहले देखिए Na फॉर्म हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट में Na फॉर्म हुआ प्लस Cl2 फॉर्म हो गया। अब देखिए Na प्लस Cl2, अब यहाँ पे बैलेंस कर लीजिए, इधर क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे और यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल रिएक्शन ऑफ NaCl ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, चलिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयोनिक इक्वेशन बताओ, क्या कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं ये बताओ, और रिएक्शन एट कैथोड पूछा जा सकता है, रिएक्शन एट एनोड पूछा जा सकता है, या फिर ओवरऑल रिएक्शन पूछा जा सकता है। चलिए इसको जल्दी से अपने नोटबुक में लिख लीजिए, साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाते जाने हैं। इस तरीके से नहीं होगा कि चलिए वीडियो देख लिए हो गया, लेकिन उससे आप याद नहीं रख पाएंगे, मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक बार वीडियो देखने से। तो इससे बेहतर क्या है कि जो मैं कराऊं, जो चीज़ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी वक्त अपने वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बनाते जाएं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं और आगे अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब हमारे पास क्या कौन सा कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट। अब उसका क्या करना होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इसमें भी सेम उसी तरीके से आयोनिक इक्वेशन लिख लेते हैं। चलिए कि हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का आयोनिक इक्वेशन कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आयोनिक इक्वेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आयोनिक इक्वेशन में देखिए हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है इस बार, उस बार क्या था, NaCl था, तो इस बार क्या है, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। ठीक है, CuSO4 है ना, CuSO4। अब ये जो है CuSO4 है वो कैसे ब्रेक हो, कैसे डिसोसिएट होगा, Cu2 प्लस आयन में प्लस SO4 2 आयन्स में, क्योंकि कॉपर सल्फेट में क्या क्या आयन्स प्रेजेंट है, कॉपर आयन और सल्फेट आयन्स। ठीक है, तो उस रेस्पेक्टिव आयन्स में डिसोसिएट हो गया। अब देखिए ये हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यानी कि वाटर भी तो होगा, यस और नो, वाटर भी होगा। चलिए, तो वाटर भी डिसोसिएट होगा, किस तरीके से डिसोसिएट होगा, देखिए वाटर है और ये जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ठीक है,
H प्लस आयन से वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, H प्लस आयन्स, यानी कि H प्लस प्लस OH माइनस आयन्स में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, कौन, वाटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयोनिक इक्वेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से क्या पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन राइट इट्स आयोनिक इक्वेशन, एक तो पूछा जा सकता है, या फिर केटायंस प्रेजेंट, यानी कि आयंस प्रेजेंट बताओ। ठीक है, आयंस प्रेजेंट यानी कि केटायंस क्या क्या प्रेजेंट है और एनायंस क्या क्या प्रेजेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं केटायंस प्रेजेंट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट में देखिए केटायंस क्या क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या क्या केटायंस प्रेजेंट है हमारे पास, Cu2 प्लस एंड H प्लस। ठीक है, केटायंस क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उन सबको हम केटायंस कहते हैं। तो क्या क्या प्रेजेंट है, कौन कौन से केटायंस प्रेजेंट है, Cu2 प्लस और H प्लस। ठीक है, नेक्स्ट एनायंस प्रेजेंट, एनायंस प्रेजेंट, ये भी पूछा जा सकता है कि एनायंस कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो हमारे पास एनायंस क्या क्या है, सल्फेट एनायन एंड OH माइनस आयन। ठीक है, एनायन। ठीक है, तो ये हमारे पास केटायंस प्रेजेंट है और एनायंस प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा, नेक्स्ट पूछा जाएगा रिएक्शन एट कैथोड बताओ, रिएक्शन एट कैथोड बताओ। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन एट कैथोड पूछ रहा है, यानी कि इस वाले रिएक्शन में कैथोड की तरफ कौन माइग्रेट करता है, कैथोड की तरफ माइग्रेट करता है हमारा कौन, केटायन। केटायन यानी कि कौन माइग्रेट करेगा, Cu2 प्लस और H प्लस आयन माइग्रेट करेगा। ठीक है, लेकिन अब बात आता है, सिंस दोनों ही तो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा, Cu2 प्लस आयन डिस्चार्ज होगा या फिर H प्लस आयन डिस्चार्ज होगा। यहाँ पे एक बहुत ही आप लोगों के लिए एक टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना होगा, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है आप सबको लर्न होना चाहिए, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, क्योंकि इसमें दो आयन्स है ना, एक Cu2 प्लस और H प्लस आयन्स है ना। अब सिंस दोनों ही जाए माइग्रेट करेगा कैथोड की तरफ, लेकिन दोनों माइग्रेट तो करेगा, लेकिन डिस्चार्ज कौन करेगा, डिस्चार्ज वही आयन करेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जितने भी एलिमेंट्स लाइन वाइज होते हैं वो मैं यहाँ पे पिक्चर अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से लिख करके उसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। ठीक है, तो देखिए इसमें Cu2 प्लस और H प्लस आयन में माइग्रेट दोनों ही कैथोड की तरफ करेगा, लेकिन डिस्चार्ज जो होगा वो Cu2 प्लस आयन डिस्चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि Cu2 प्लस जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे है। ठीक है, तो रिएक्शन एट कैथोड होगा Cu2 प्लस, अब यहाँ पे 2 प्लस है तो यहाँ पे लिख देना +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, Cu, कॉपर एटम। ठीक है, क्या, Cu2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। ठीक है, ये हो गया हमारा रिएक्शन एट कैथोड। ठीक है, रिएक्शन एट अब एनोड। अब यहाँ पे भी देखिए दो एनोड है, दो एनायन है, सल्फेट एनायन और हाइड्रोक्साइड OH माइनस एनायन, है ना। अब इन दोनों में अब फिर से वही चीज़ हो गया, अब इन दोनों में कौन डिस्चार्ज होगा पहले। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में डिस्चार्ज होगा OH माइनस आयन। ठीक है, OH माइनस आयन क्यों डिस्चार्ज होगा, क्योंकि OH माइनस आयन भी जो होता है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपका केटायन का भी होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एनायन का भी होता है, मैं पिक्चर अटैच कर दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ऑफ एनायन में OH माइनस आयन जो है वो नीचे होता है, इसलिए OH माइनस आयन ही डिस्चार्ज होगा कहाँ पर, एनोड में जा कर के। ठीक है, क्यों होगा, कोई भी पूछेगा अगर क्यों होगा भाई, क्योंकि OH माइनस आयन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ऑफ एनायन में नीचे है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो OH माइनस आयन, OH माइनस माइनस एक इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, OH। अब हमें पता है, ठीक है, OH OH मिल करके क्या फॉर्म कर जाएगा, OH प्लस OH मिल करके H2O प्लस O फॉर्म कर जाएगा, और ऑक्सीजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन O प्लस O मिल करके O2 फॉर्म हो जाएगा। ये हमारा हो गया रिएक्शन एट एनोड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे OH माइनस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स OH
ठीक है। अब OH OH मिल करके H2O प्लस O फॉर्म करेगा और हमें पता है ऑक्सीजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ करके O2 फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड, ठीक है। और इधर कैटायंस प्रेजेंट, एनायंस प्रेजेंट, और ये आयोनिक इक्वेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक के तरफ। अब हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो NaCl सॉल्यूशन में देखिए इसका सबसे पहले हम लोग आयोनिक इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। आयोनिक इक्वेशन, चलिए आप बताइए आप लोग आयोनिक इक्वेशन क्या होगा। तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, NaCl, ठीक है। तो क्या है, कौन सा कंपाउंड है, NaCl, ठीक है। तो NaCl कैसे डिसोसिएट होगा, Na प्लस और Cl माइनस में, क्योंकि NaCl कंपाउंड में सोडियम आयन प्रेजेंट है और क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, यस और नो, ठीक है। प्लस ये सॉल्यूशन है यानी कि वाटर भी होगा, ठीक है, यानी कि H2O कैसे डिसोसिएट होगा, इसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, H प्लस प्लस OH माइनस आयन प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा आयोनिक इक्वेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या पूछा जाता है, नेक्स्ट पूछा जाता है कि बताओ कैटायंस कौन से प्रेजेंट होंगे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो कैटायंस प्रेजेंट, ठीक है। तो देखिए कैटायंस यानी कि Na प्लस सोडियम, Na प्लस और एंड H प्लस, ये दो कैटायंस प्रेजेंट है ना। नेक्स्ट एनायंस प्रेजेंट बताइए, चलिए एनायंस प्रेजेंट बताइए। एनायंस प्रेजेंट क्या क्या है, Cl माइनस एंड OH माइनस, ये हो गया हमारा कैटायंस प्रेजेंट, ये हो गया हमारा एनायंस प्रेजेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आयोनिक इक्वेशन, कैटायंस प्रेजेंट, एनायंस प्रेजेंट पूछा जा सकता है, ठीक है। अब रिएक्शन एट कैथोड, मेन चीज़ आ गया, क्या है, रिएक्शन एट कैथोड, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन एट कैथोड, देखिए कौन से कैटायंस प्रेजेंट है, Na प्लस और H प्लस। अब दोनों ही माइग्रेट करेंगे किधर, कैथोड के तरफ, लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा। अब मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में, क्या बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो नीचे होता है वही डिस्चार्ज करता है, जो आयन नीचे होंगे वही डिस्चार्ज होंगे। तो देखिए Na प्लस और H प्लस में H प्लस आयंस जो होता है वो बहुत नीचे होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। तो H प्लस आयन कैथोड में डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि H प्लस है ना, H प्लस मतलब 1 प्लस, तो H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स H। सिंस हमें पता है हाइड्रोजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन एटम अपने ही जैसा एटम के साथ जुड़ करके वो H2 फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन एट कैथोड, ठीक है, रिएक्शन एट कैथोड। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, ठीक है। रिएक्शन एट एनोड, अब देखिए अब कौन कौन से हमारे पास एनायंस प्रेजेंट है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो एनोड की तरफ कौन माइग्रेट करेगा, एनोड की तरफ एनायंस माइग्रेट करेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से एनायंस है, Cl माइनस और OH माइनस। अब इनमें से डिस्चार्ज कौन करेगा, इनमें से डिस्चार्ज करेगा Cl माइनस आयन। क्यों Cl माइनस आयन, क्योंकि क्लोराइड आयन जो होता है वो नीचे होता है किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनायन में, यस और नो, ठीक है। तो Cl माइनस माइनस एक इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, Cl। अब हमें पता है Cl एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो अपने ही जैसा क्लोरीन एटम के साथ जुड़ करके क्या फॉर्म कर जाएगा, Cl2। बोलो क्लियर है क्या। आई होप आपको बातें समझ आ गई होंगी, मैंने क्या क्या बताया। तो यही चीज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आयोनिक इक्वेशन बताओ, कैटायंस प्रेजेंट बताओ, एनायंस प्रेजेंट बताओ, रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड, ठीक है। चलिए जल्दी से कॉपी कर लें नोटबुक में और आगे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ हम लोग बढ़ेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड। यानी जो हमारा लेड ब्रोमाइड होता है उसका किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लें। आई होप आप सब नोट डाउन कर लिए होंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड,
ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ व्हाट, मोल्टेन लेड ब्रोमाइड। ठीक है, तो जो हमारा लेड ब्रोमाइड होता है सॉलिड स्टेट में क्या होता है ना कि जो लेड ब्रोमाइड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। तो क्या किया जाता है, हम लोग हीट करके इस लेड ब्रोमाइड को मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे ही मोल्टेन स्टेट में हमारा लेड ब्रोमाइड कन्वर्ट हो जाता है तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट होगा तभी जाके इलेक्ट्रोलाइसिस वाला प्रोसेस होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस नहीं होगा अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो लेड ब्रोमाइड जो होता है सॉलिड स्टेट में लेड ब्रोमाइड जो होता है सॉलिड स्टेट में, इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता सॉलिड स्टेट में, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट में फ्री और मोबाइल आयंस आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो हमारे पास लेड ब्रोमाइड के जो फ्री और मोबाइल आयंस होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके कारण सॉलिड स्टेट में लेड ब्रोमाइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो अगर हमें लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो क्या करना होगा, हमें लेड ब्रोमाइड को हीट करके उसको मोल्टेन स्टेट में लाना होगा। ठीक है, तो हीट कैसे करते हैं, उसका सेटअप कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से एक क्रूसिबल लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से एक क्रूसिबल लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कैथोड रहता है और इस साइड एनोड। ठीक है, इस साइड कैथोड, इस साइड एनोड रहता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, हीट करते हैं हम लोग। ठीक है, हीट सप्लाई करते हैं यहाँ से, और इसके अंदर रहता है हमारे पास लेड ब्रोमाइड यानी PbBr2। ठीक है, तो जब हम लोग इसको, अच्छा यहाँ से ये देखिए, ये जो हमारा क्रूसिबल होता है, ये क्रूसिबल जो है, क्रूसिबल मेड ऑफ सिलिका होता है, यानी कि मेड ऑफ सिलिका। ये जो क्रूसिबल है वो किससे बना होता है, सिलिका से बना होता है। क्यों सिलिका से बना होता है, अगर अब क्वेश्चन में आ सकता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो हमारा क्रूसिबल है वो मेड ऑफ सिलिका से ही क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका पीछे भी रीज़न है। ठीक है, रीज़न क्या है कि जो सिलिका होता है, ठीक है, सिलिका इज़ नॉन रिएक्टिव। ठीक है, सिलिका जो होता है वो रिएक्टिव नहीं होता। ठीक है, इसके कारण हम लोग सिलिका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट और एक रीज़न होता है कि सिलिका जो होता है, सिलिका कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर दैट इज़ अबव 380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यानी कि इसमें हम लोग जब इसको लेड ब्रोमाइड को मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें हीट करना होगा। ये सुनो, हीट करना होगा। अब हीट करने के लिए टेम्परेचर तो हाई हो गई। ठीक है, तभी जाके मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो अगर जो हमारा ये मटेरियल है जिसमें लेड ब्रोमाइड को रखा गया है, अगर वो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड नहीं कर पाएगा तो कैसे, वो तो ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो एक क्रूसिबल है वो सिलिका से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन एक आ जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, वाई क्रूसिबल मेड ऑफ सिलिका, यानी क्रूसिबल जो है सिलिका से क्यों बना हुआ रहता है। तो आंसर में लिखेंगे बिकॉज, नंबर 1, बिकॉज इट कैन withstand हाई टेम्परेचर। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर दैट इज़ अबव 380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ नॉन रिएक्टिव, ठीक है, नॉन रिएक्टिव। इसी के कारण ये हमारा जो क्रूसिबल है वो सिलिका से बनाया जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो ये इलेक्ट्रोड की लिया जा रहा है ना, इसमें इस तरीके से जोड़ करके करंट पास करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है,
ठीक है। अब ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड होता है, ये इलेक्ट्रोड हमारा बना हुआ रहता है, दोनों ही इलेक्ट्रोड किससे बना हुआ रहता है, ग्रेफाइट रॉड से। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड किस चीज़ से होता है बना हुआ, ग्रेफाइट से। ठीक है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर ये जो दो इलेक्ट्रोड है ये ग्रेफाइट से ही क्यों बना हुआ रहता है, और भी तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है जैसे कि प्लेटिनम हो गया, तो ग्रेफाइट से ही क्यों बना हुआ रहता है, प्लेटिनम से क्यों नहीं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एक आता है। ठीक है, चलिए उसको भी लिख लीजिए नोट्स में। वाई इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ग्रेफाइट remains unaffected by the bromine vapors। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द ब्रोमीन वेपर्स। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो हमारा ये ग्रेफाइट है वो ब्रोमीन वेपर से अनअफेक्टेड होता है। ठीक है, अगर ग्रेफाइट के जगह प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो जो हमारा यहाँ पे ब्रोमीन वेपर निकलेगा उससे वो अफेक्ट हो जाएगा। इसके कारण हमारा जो ये इलेक्ट्रोड होता है वो ग्रेफाइट से बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। ठीक, होप आप ये सभी जितने भी नोट्स हैं वो नोट डाउन कर लिए होंगे और आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इसमें से क्या पूछा जा सकता है, इसमें से पूछा जा सकता है कि आयंस प्रेजेंट बताओ। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कौन से आयंस आयंस प्रेजेंट से पहले आयोनिक इक्वेशन। ठीक है, आयोनिक इक्वेशन क्या होगा इसका। ठीक है, कैसे डिसोसिएट होगा, हमारे पास लेड ब्रोमाइड है यानी कि PbBr2 है, तो लेड ब्रोमाइड जो होता है वो कैसे डिसोसिएट होगा, Pb2 प्लस Br माइनस उसके रेस्पेक्टिव आयंस में, है ना, क्योंकि हमारे पास लेड आयंस है और ब्रोमीन आयन है ना, तो PbBr2 किस में ब्रेक डिसोसिएट हो जाएगा, Pb2 प्लस और Br माइनस में। यस और नो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से आयंस कैटायंस प्रेजेंट। ठीक है, कैटायंस कौन कौन से प्रेजेंट है। अच्छा, इसमें देखिए वाटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वाटर, क्योंकि वो सॉल्यूशन नहीं है ना, ये लेड ब्रोमाइड को ही मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट कराया गया है, तो उसमें लेड ब्रोमाइड के ही आयंस होंगे, लेड और ब्रोमीन। ठीक है, उसमें अगर एक्वस बोल देता या फिर सॉल्यूशन बोल देता तब हम लोग बोलते कि उसमें वाटर भी प्रेजेंट होगा, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। इसमें क्या बोला है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड, तो यानी लेड ब्रोमाइड को ही पिघलाया गया है, तो लेड ब्रोमाइड को ही पिघलाया गया है यानी कि उसमें कौन से आयंस होंगे, लेड के आयंस होंगे और ब्रोमीन्स के आयंस होंगे। ठीक है, तो चलिए कैटायंस प्रेजेंट, कैटायंस कौन कौन से प्रेजेंट है, Pb2 प्लस, और एनायंस क्या क्या प्रेजेंट है, एनायंस प्रेजेंट है हमारा Br माइनस। ठीक है, अब रिएक्शन एट कैथोड, ठीक है, तो देखिए हमारे पास कैटायंस सिर्फ लेड आयंस है ना, लेड आयंस Pb2 प्लस कैटायन प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिंस एक ही कैटायन प्रेजेंट है तो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा और वही डिस्चार्ज होगा। इसमें हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं देखने होंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही कैटायन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वही डिस्चार्ज होगा कैथोड में। यस और नो, तो यानी कि Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन एट कैथोड। इस तरीके से हम रिएक्शन को लिखते हैं। ठीक है, Pb2 प्लस है तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb। ठीक है, नेक्स्ट Br रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड यानी कि Br माइनस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Br। ठीक है, और हमें पता है ब्रोमीन क्या है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो Br प्लस Br मिलकर के Br2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड। अगर ओवरऑल रिएक्शन पूछ लेता है तो आप सब लिख लेंगे, यस और नो बताइए। ओवरऑल रिएक्शन, सब तेज है, लिख ही लेंगे, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, PbBr2 जो हमारा रिएक्टेंट हो गया और प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हो रहा, Pb एंड Br2 ब्रोमीन, ठीक है, Pb प्लस Br2। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन, ठीक है। क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ब्रोमीन वेपर जो होगा वो इवॉल्व करता हुआ दिखेगा हमें एनोड में, ठीक है। जो हमारा एनोड है वहाँ पे ब्रोमीन के वेपर्स जो होते हैं वो इवॉल्व करते हुए हमें दिखेंगे, ठीक है। रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ ब्रोमीन इवॉल्व एट द एनोड, ठीक है। तो हमारा जो एनोड है, एनोड इलेक्ट्रोड है, वहाँ पर क्या है, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ब्रोमीन के हमें देखने को मिलेंगे इस वाले रिएक्शन में। बस इस जो हमारा मोल्टेन लेड ब्रोमाइड है, इनमें से यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए ये वाला चीज़ एक बार समझा देते हैं। ये पहले सॉलिड स्टेट में था, तो जब ये हीट करेंगे 380 डिग्री सेल्सियस से अबव, तो वो टूट जाएगा Pb2 प्लस और Br माइनस में, ठीक है। तो ये जो हमारा Pb2 प्लस है ये कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा और ब्रोमीन जो है Br माइनस वो एनोड की तरफ माइग्रेट करते हुआ हमें दिखेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लें। आयोनिक इक्वेशन, कैटायंस प्रेजेंट, एनायंस प्रेजेंट, रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड, ओवरऑल रिएक्शन और ऑब्जर्वेशन। बस इतना ही चीज़ आपको याद रखनी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। आई होप आप ये सब नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइसिस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और क्वेश्चन इन्हीं एग्जांपल्स में से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर यानी कि वाटर में एसिड मिला हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर वाटर में एसिड मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है एसिडिफाइड वाटर, ठीक है। तो एसिडिफाइड वाटर यानी कि वाटर प्लस एसिड, ठीक है। अब इसमें एसिड कौन सा कंसीडर किया जाता है, एसिड लिया जाता है डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। कौन सा एसिड लिया जाता है, वाटर के साथ कौन सा एसिड मिलाया जाता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ से एक मज़ेदार सा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और कई बार पूछा जाता है कि डाइल्यूट H2SO4 ही क्यों लिया जाता है। और भी तो एसिड है जैसे कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो डाइल्यूट H2SO4 ही क्यों, वाई, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए, वाई डाइल्यूट H2SO4 इज प्रेफर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज डाइल्यूट H2SO4 इज नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। ये क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल एसिड है। वेरेज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी डाइल्यूट HNO3 एंड डाइल्यूट HCl इज़ अ वॉलेटाइल एसिड, ठीक है। तो यही रीज़न है जिसके वजह से
हमें एसिडिफाइड वाटर बनाने के लिए वाटर को डाइल्यूट H2SO4 के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से अब इस वाले प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर में जो इलेक्ट्रोड होता है हमारा, जो कैथोड एनोड जो इलेक्ट्रोड होता है वो किससे बना हुआ रहता है? इस बार प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कंसीडर किया जाता है। ठीक है, पहले वाले जो मोल्टन लेड ब्रोमाइड वाला हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस था उसमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड देखे थे, लिया गया था, लेकिन एसिडिफाइड वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लेते हैं कौन सा इलेक्ट्रोड? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड क्या लिया जाता है? इलेक्ट्रोड, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब एसिडिफाइड वाटर का जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आयोनिक इक्वेशन सबसे पहले हम लिखेंगे आयोनिक इक्वेशन। ठीक है, आयोनिक इक्वेशन यानी कि हमारे पास क्या है? वाटर है और H2SO4 है। ठीक है, तो वाटर डिसोसिएट होगा कैसे? वाटर कैसे डिसोसिएट होता है? हमें पता है वाटर जो है H++ OH- आयन में डिसोसिएट होता है। यस और नो? पहले भी देखे थे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कौन सा एसिड है? H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी रेस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट होगा, है ना? H++ SO4 2- आयंस में डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयोनिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से पूछ लेगा केटायंस प्रेजेंट बताओ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट ऐसे केटायंस प्रेजेंट एनायंस प्रेजेंट भी पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्ट पूछ लेगा कि आयंस क्या क्या प्रेजेंट है बताओ। अगर आपसे बोल दिया जाता है कि केटायंस प्रेजेंट बताओ, तो पॉजिटिव वाले जो केटायन जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको केटायन कहते हैं, तो उन सब का नाम लिखना है। ठीक है, एनायंस उस वक्त नहीं लिखना है, और अगर एनायंस प्रेजेंट पूछता है तो एनायंस वाला लिखना है, ना कि केटायंस। ठीक है, जैसे कि एनायंस में OH- और SO4 2-। ठीक है, और अगर आपसे सिर्फ पूछता है कि आयंस प्रेजेंट बताओ, क्या बताओ? आयंस प्रेजेंट, तो आयंस प्रेजेंट में आपके केटायंस और एनायंस दोनों ही, जो भी जितने भी केटायंस है और जितने भी एनायंस है सभी को हमें लिखने होते हैं। ठीक है, चलिए, तो केटायंस प्रेजेंट मैं कह रहा हूं कि केटायंस प्रेजेंट क्या है, चलिए बताइए। तो H+ केटायंस प्रेजेंट है। ठीक है, सिर्फ दोनों ही में H+ है तो एक बार H+ लिख लें। फिर एनायंस प्रेजेंट, तो एनायंस कौन से प्रेजेंट है? SO4 2- एंड OH-, ये दो एनायंस प्रेजेंट है। यस और नो? देखिए OH- और SO4 2- ये दो एनायंस प्रेजेंट है ना? चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, मैं थोड़ा मिटाऊंगा और आगे जो है हमारा रिएक्शन एट कैथोड रिएक्शन एट एनोड देखेंगे। ठीक है, चलिए नहीं तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। ठीक है, रिएक्शन एट कैथोड। चलिए अब आप बताइए, तो आप सब बताइए रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा? रिएक्शन एट कैथोड, अब हमें पता है कैथोड में कौन माइग्रेट करता है? कैथोड के तरफ केटायंस माइग्रेट करते हैं, और इसमें केटायंस कौन है? H+ है। तो सिंस इसमें H+ केटायन नहीं है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट H+ जो केटायन है वही जाकर के डिस्चार्ज होगा। ठीक है, कैसे डिस्चार्ज होगा? H+ +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स H, एंड वी नो दैट हाइड्रोजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन अपने ही जैसा एटम के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ के क्या फॉर्म कर जाएगा? H2। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन एट कैथोड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन एट एनोड, यानी कि एनोड में कैसा रिएक्शन होता है। मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, नहीं लिखे तो जल्दी से नोट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, पूछता है कि क्या पूछता है? रिएक्शन एट एनोड बताओ, रिएक्शन एट एनोड बताओ। ठीक है, रिएक्शन एट एनोड। अब देखिए एनोड के तरफ कौन माइग्रेट करेगा? OH- और SO4 2- माइग्रेट करेगा, लेकिन डिस्चार्ज कौन करेगा? डिस्चार्ज करेगा OH-। कोई पूछ ले अगर क्यों करेगा? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनायंस के बारे में, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनायंस में नीचे होता है वही डिस्चार्ज करता है। ठीक है, तो यानी कि कौन नीचे है? OH- नीचे है, तो OH- डिस्चार्ज होगा। कैसे डिस्चार्ज होगा? OH- -1 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट? OH, और OH फॉर्म करके मिलके क्या बनाएगा? H2O + O।
ठीक है। और वी नो दैट ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल करके O2 फॉर्म कर जाएगा। ये चीज़ आपको भी इसी प्रकार से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए रटना नहीं है, मैं आप सबको रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए OH माइनस है तो माइनस एक इलेक्ट्रॉन फॉर्म करके OH बन जाएगा, ठीक है। और OH मिलके वाटर प्लस ऑक्सीजन फॉर्म करेगा। एंड वी नो दैट ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल ना, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल करके O2 फॉर्म कर जाएगा। क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम स्टेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, अपने जैसे ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और जुड़ करके O2 फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। चलिए बस यहीं पे ख़त्म हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। जल्दी से नोट डाउन कर लें और आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम एनोड एंड कॉपर और प्लेटिनम कैथोड, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग, जो हमारा एनोड होगा इस बार वो प्लेटिनम का होगा, और जो हमारा कैथोड होगा वो या तो प्लेटिनम का होगा या फिर कैथोड का कॉपर का, ठीक है। जो हमारा कैथोड है या तो प्लेटिनम का होगा या फिर कॉपर का होगा। तो चलिए इसका देख लेते हैं आयोनिक इक्वेशन कैसे होगा, ठीक है। आयोनिक इक्वेशन तो हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है यानी कि CuSO4। तो कॉपर सल्फेट अपने रेस्पेक्टिव आयंस में कैसे टूटेगा, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में, ठीक है, Cu2 प्लस SO4 माइनस में। और ये क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है यानी कि वाटर भी प्रेजेंट होगा। तो वाटर का लिखेंगे H2O, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें कौन कौन से आयंस है, H प्लस OH माइनस आयन है। ये हमारा हो गया आयोनिक इक्वेशन। अब चलिए देख लेते हैं इसमें कैटायंस क्या क्या प्रेजेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन उसमें कौन कौन से कैटायंस प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए कैटायंस क्या प्रेजेंट है, Cu2 प्लस एंड H प्लस, ठीक है, ये दो कैटायंस प्रेजेंट है। अब देखिए एनायंस प्रेजेंट, ठीक है। एनायंस प्रेजेंट क्या क्या है हमारे पास, इसमें एनायंस है हमारा SO4 2 माइनस सल्फेट आयन एंड OH माइनस एनायन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैटायंस प्रेजेंट, ये हो गया हमारा एनायंस प्रेजेंट, ठीक है। अब रिएक्शन एट कैथोड और रिएक्शन एट एनोड, ठीक है। तो रिएक्शन एट कैथोड कैसे होगा, रिएक्शन एट कैथोड, ठीक है। तो रिएक्शन एट कैथोड देखिए माइग्रेट कौन करेगा, Cu2 प्लस भी और H प्लस भी कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, दोनों ही करेगा। लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा, हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ कैटायन। जिन्हें नहीं पता, जिन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ कैटायन नहीं पता वो नहीं बता पाएंगे कि कौन डिस्चार्ज होगा। लेकिन हमें जो है पता है क्योंकि हम विद्याकुल क्लासेस से पढ़ते हैं, ठीक है। तो कौन डिस्चार्ज करेगा, Cu2 प्लस, ठीक है, Cu2 प्लस डिस्चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ कैटायन में Cu2 प्लस H प्लस आयन से नीचे होता है ना। तो यानी कि Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, ठीक है। ये हो गया हमारा रिएक्शन एट कैथोड। नेक्स्ट लिखना है रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, ठीक है। तो रिएक्शन एट एनोड कैसा हो, कौन माइग्रेट करेगा, देखिए हमारे पास SO4 2 माइनस है और OH माइनस, ये दो एनायन है, दोनों ही एनायन माइग्रेट करेगा एनोड की तरफ। लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा, डिस्चार्ज होगा OH माइनस आयन। कोई अगर पूछेगा कि क्यों OH माइनस आयन डिस्चार्ज होगा और SO4 2 माइनस आयन क्यों नहीं डिस्चार्ज होगा, क्योंकि बोल दीजिएगा क्योंकि OH माइनस आयन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनायन में नीचे है, ठीक है। तो चलिए OH माइनस एक इलेक्ट्रॉन गिव्स OH और OH मिल करके OH प्लस OH मिल करके H2O प्लस O। अब हमें पता है O क्या है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो O प्लस O
मिल करके O2 फॉर्म कर जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें से एक चीज़ पूछा जाता है कि ऑब्जर्वेशन, ठीक है, गिव योर ऑब्जर्वेशन या फिर राइट योर व्हाट डू यू ऑब्जर्व when electrolysis of copper sulfate solution using platinum anode and copper or platinum cathode takes place। ठीक है, तब क्या आप ऑब्जर्व करोगे इस वाले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जब हमारा एनोड जो होगा प्लेटिनम का होगा और जो कैथोड है वो कॉपर या फिर प्लेटिनम का होगा, तब क्या आप ऑब्जर्व करोगे। तब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि पिंक और रेडिश ब्राउन कॉपर Cu is deposited at कैथोड। हमें देखने को मिलेगा कि कैथोड जो है, जहाँ पर कैथोड है वहाँ पे पिंक और रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर देखने को मिलेगा। यही चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, पिंक और रेडिश ब्राउन कॉपर इज डिपोजिटेड एट कैथोड। ठीक है, तो यही चीज़ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लें। अच्छा, इसमें से और एक मज़ेदार सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अच्छा हम लोग जो सॉल्यूशन लेते हैं वो कॉपर सल्फेट का, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, CuSO4। तो CuSO4 इनिशियली में उसका कलर जो होता है ब्लू कलर का होता है। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कॉपर आयंस प्रेजेंट होता है, इसके कारण हम लोग को ब्लू कलर जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का दिखता है। लेकिन धीरे धीरे जब रिएक्शन होता जाएगा तब हमें ये देखने मिलेगा कि जो ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था वो धीरे धीरे उसका कलर जो है फेड होता चला जाएगा। ठीक है, और वो कलरलेस बन जाएगा। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका सॉल्यूशन का जो कलर था ब्लू, वो धीरे धीरे फेड होकर के कलरलेस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वाई द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स, वाई, ये चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, चलिए उसका भी आंसर लिख लीजिए। आई होप इतना लिख लिए होंगे, मैं इसको मिटा करके लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स। ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन का ब्लू कलर है वो फेड्स होता है, फेड हो जाता है। क्यों, वाई? तो आंसर है बिकॉज या फिर लिखे ड्यू टू द डिक्रीज इन Cu2+ आयंस। ठीक है, क्या होता है कि Cu2+ आयन डिक्रीज होता चला जाएगा ना, क्योंकि Cu2+ जो इनिशियल, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है और इधर हमारे पास कैथोड है। ठीक है, ये कैथोड है और इधर एनोड है। ठीक है, ये कैथोड हो गया, एनोड हो गया, और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है CuSO4। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट है तो वो आयोनिक फॉर्म में होगा, Cu2+ और SO4 2-। ठीक है, एक्वस है ना, तो आयंस जो होंगे वो फ्री होंगे। ठीक है, Cu2+ आयन और SO4 2- आयंस इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जब Cu2+ आयंस इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा तब इसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, Cu2+ आयंस कैथोड की तरफ माइग्रेट कर रहा है और माइग्रेट करके यहाँ पे डिस्चार्ज हो जा रहा है। ठीक है, तो डिस्चार्ज हो रहा है तो Cu2+ आयंस धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में से खत्म होता चला जा रहा है। तो खत्म होता चला जा रहा है, तो अगर Cu2+ आयंस खत्म होता चला जाएगा तो ये जो ब्लू कलर है वो भी खत्म हो जाएगा और कलरलेस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा गया ड्यू टू द डिक्रीज इन Cu2+ आयंस। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है हमारा वो क्या हो जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट देखने होंगे यूजिंग
कॉपर इलेक्ट्रोड। उस वक्त क्या देखे थे हम सब उस वक्त हमने देखा था यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड जो था प्लेटिनम का था। लेकिन इस बार क्या देखेंगे, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड से किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस होता है कॉपर, एक्वस कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो चलिए इसका आयोनिक इक्वेशन लिख लेते हैं। आयोनिक इक्वेशन, चलिए बताइए तो आयोनिक इक्वेशन क्या होगा। देखिए क्या है, कॉपर सल्फेट है ना, यानी कि CuSO4, पिछले बार भी हमने देखा था CuSO4 किस में ब्रेक होगा, Cu2 प्लस प्लस Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, और एक्वस है यानी कि वाटर भी प्रेजेंट होगा, यस और नो, ऑब्वियसली होगा। तो H प्लस प्लस OH माइनस आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आयोनिक इक्वेशन। नेक्स्ट कैटायंस प्रेजेंट बता दीजिए। कैटायंस प्रेजेंट, कौन कौन से कैटायंस प्रेजेंट है, कैटायंस प्रेजेंट है हमारा Cu2 प्लस एंड H प्लस, ये दो कैटायंस प्रेजेंट है। एनायंस प्रेजेंट बता दीजिए। एनायंस प्रेजेंट क्या क्या है, एनायंस जो है वो हमारा SO4 2 माइनस एंड OH माइनस, ये दो एनायंस प्रेजेंट है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका रिएक्शन एट कैथोड, यानी कि कैथोड में कैसा रिएक्शन होगा, हमें कैसा रिएक्शन देखने मिलेगा कैथोड में, ठीक है। अब कैथोड में देखिए, कैथोड की तरफ कौन माइग्रेट करेगा, Cu2 प्लस और H प्लस। अब इन दोनों में से डिस्चार्ज कौन होगा, ऑब्वियसली Cu2 प्लस। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ कैटायंस में Cu2 प्लस नीचे होता है, ठीक है। तो Cu2 प्लस यानी कि Cu2 प्लस आयन जो है जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एज कंपेयर टू H प्लस आयन, ठीक है। तो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन एट एनोड। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। रिएक्शन एट एनोड, अब आप सब बोल दोगे कि SO4 2 माइनस OH माइनस दोनों ही एनोड के तरफ माइग्रेट करेगा। हाँ जी बिल्कुल सही है, दोनों ही एनोड के तरफ माइग्रेट करेगा, लेकिन दोनों में से कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा। लेकिन SO4 2 माइनस और OH माइनस आयंस में से दोनों में से कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा एनोड में। भैया ये क्या बोल दिए, कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा आखिर क्यों डिस्चार्ज नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा इस बार हमने इलेक्ट्रोड लिया है, एनोड में जो इलेक्ट्रोड लिया है वो क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रोड, ठीक है। और कॉपर इलेक्ट्रोड का नेचर होता है कि कॉपर जो होता है जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एज कंपेयर टू सल्फेट आयन एंड OH माइनस आयन। समझ में आया क्या बोला मैंने, कि जो हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है ना, एनोड जो है वो किससे बना है, कॉपर से बना है, ठीक है। तो कॉपर जो है वो जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एज कंपेयर टू सल्फेट आयन एंड OH माइनस आयन, ठीक है। इसके कारण ये दोनों में से कोई भी डिस्चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बन जाता है कि वाई SO4 2 माइनस एंड OH माइनस डू नॉट डिस्चार्ज एट एनोड, ठीक है। तो कौन डिस्चार्ज होगा, Cu, कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है ना, तो Cu है, ठीक है। -2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म करके क्या बन जाएगा, Cu2 प्लस, ठीक है। क्योंकि ये नेचर है, जो हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है एनोड में, जो एनोड जिससे बना है वो नेचर है कॉपर का, कि कॉपर जो होता है जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एज कंपेयर टू SO4 2 माइनस आयन एंड OH माइनस आयन। क्लियर है। चलिए मैं 2-3 बार बता दिया, आई होप क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। कॉपर लूजेस इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन SO4 2 माइनस एंड OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ, वाई SO4 2 माइनस एंड OH माइनस आयंस डू नॉट डिस्चार्ज एट वेयर एट एनोड, ठीक है। क्यों नहीं डिस्चार्ज होता है, आंसर ड्यू टू द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, ड्यू टू द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है। कॉपर loses electrons
more easily than SO4 2 माइनस एंड OH माइनस। ठीक है, तो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वही डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस था। हमने अभी तक जितने भी इलेक्ट्रोलाइसिस वाले देखे थे वो उसमें सब में जो एनायंस होते थे वही डिस्चार्ज होता था, लेकिन इसमें कॉपर डिस्चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर का बना हुआ है, और कॉपर जो है जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एज़ कम्पेयर टू सल्फेट आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। ठीक है, जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए और आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छा इस रिएक्शन में और एक चीज़ पूछ लिया जाता है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस वाले इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में। ठीक है, पूछ लेगा कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? पिंक और रेडिश ब्राउन। लिखिए आंसर ऑब्जर्वेशन में, पिंक और रेडिश ब्राउन Cu डिपोजिटेड एट कैथोड। ठीक है, तो कैथोड में हमें पिंक और रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर देखने को मिलेगा। तो यही हमारा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और आगे एक दो क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो वो भी हम लिखवा देते हैं आपको। ठीक है, ठीक है, चलिए आई होप लिख लिए होंगे इतना पॉज करके। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो क्वेश्चन होता है कि गिव रीजन वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर टू सल्फेट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो पिछले वाले रिएक्शन में हमने क्या देखा था? पिछले वाले जो इलेक्ट्रोलाइसिस में कि जो हमारा सॉल्यूशन था ब्लू कलर का CuSO4 का जो हमारा सॉल्यूशन था, वो जो ब्लू कलर का था वो फेड होता चला जा रहा था धीरे धीरे और कलरलेस में टर्न हो जा रहा था। लेकिन इस वाले जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इसमें हमने ये देखा कि जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था कॉपर 2 सल्फेट का, वो ब्लू कलर ही में रह रहा था, वो फेड नहीं हो रहा था। ठीक है, तो रीज़न क्या है कि क्यों फेड नहीं होता है? ठीक है, यूजिंग अगर हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं तो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो फेड होकर के कलरलेस टर्न हो जाता है। लेकिन अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो रिमेन्स अनचेंज, जो ब्लू कलर का था वो ब्लू कलर में ही रहेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू द कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड की वजह से ये चीज़ हमें देखने मिलता है। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ Cu2+ आयंस जो होता है वो रिमेन्स सेम होता है, यानी कि सेम रहता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ Cu2+ आयंस रिमेन्स सेम। ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन में Cu2+ आयंस जो होता है वो रिमेन सेम। देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा, मैं इसको भी मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये हमारा जैसे कि मान लीजिए क्या था, सेटअप है। ठीक है, और यहाँ पे कैथोड है और यहाँ पे एनोड है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। किस चीज़ का इलेक्ट्रोलाइट? Cu2+ और SO4 2 माइनस। ठीक है, क्योंकि एक्वस में है तो आयंस के फॉर्म में फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें देखिए, और यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखिए, Cu2+, ठीक है, और SO4 2 माइनस। अब ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है वही कॉपर का बना हुआ है, तो जितना भी चीज़ इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है वो जो हमारा इलेक्ट्रोड है उन इलेक्ट्रोड की वजह से ही हो रहा है।
तो ये जो Cu2 प्लस और SO4 ये Cu2 प्लस जो इस सॉल्यूशन में है वो उतना का उतना ही रहता है, ठीक है, ये डिस्चार्ज नहीं होता है, ठीक है, ये डिस्चार्ज नहीं होगा। ये जो Cu2 प्लस आयन है यहाँ जा कर के डिस्चार्ज नहीं होगा। इधर से जो ये जो हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है यहाँ से Cu2 प्लस डिस्चार्ज होकर के इधर आएगा। इस ये से क्या बोलते हैं, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है वहीं से Cu2 प्लस आयन डिस्चार्ज होकर के कैथोड में आएगा, ठीक है। ये वाला Cu2 प्लस आयन यहाँ जाके डिस्चार्ज नहीं होगा, समझ में आया। तो हमारा जो Cu2 प्लस आयन्स जो हैं जितने का उतने ही हैं सॉल्यूशन में, इसके कारण जो ब्लू कलर होता है वो फेड नहीं होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक बहुत ही बढ़िया ये है, वो याद रखिएगा, ठीक है। तो जो हमारा कैथोड है, कैथोड जो है वो बिकम्स थिकर। जो हमारा कैथोड होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, जो ये कैथोड है वो धीरे धीरे मोटा होते जाता है, ठीक है। और जो एनोड है, एनोड बिकम्स थिनर, ठीक है। और जो ये हमारा एनोड है वो क्या होता है, थिन होते जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ से भी पूछा जाता है कि क्यों जो वाई एनोड जो है वो क्यों थिन होता चला जाता है, ठीक है। ये एनोड जो है क्यों थिन होता चल जाता है, ठीक है। बिकॉज इट कीप्स डिजॉल्विंग, बिकॉज इट कीप्स डिजॉल्विंग, ठीक है। क्योंकि जो ये हमारा इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड, एनोड जो है वो डिज़ोल्व होता चला जाता है, डिज़ोल्व होता चला जाता है तो वो धीरे धीरे थिन होता चला जाता है, और जो हमारा कैथोड है वो थिकर होता चला जाता है, मोटा होता चला जाता है, ठीक है। और अब देखिए और एक चीज़ इसमें से याद रखना है, देखिए क्या याद रखना है, देखिए इसमें Cu2 प्लस आयन रिएक्शन में पार्ट लिया, ठीक है। और कौन कौन से आयन इस रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया, SO4 2 माइनस नहीं लिया, OH माइनस नहीं लिया, ठीक है, और H प्लस आयंस इस रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया। तो जो भी आयंस कोई भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है उन आयन सबको हम लोग बोलते हैं स्पेक्टेटर आयंस, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि इसमें हो गया H प्लस कॉमा SO4 2 माइनस कॉमा SO4 2 माइनस कॉमा OH माइनस आयंस आर नोन एज स्पेक्टेटर आयंस, ठीक है। जो आयंस रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, आयंस डू नॉट टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। जो भी आयंस इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता उन सभी आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर आयंस बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो हमारा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वाला पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में आप सबको मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आप सबको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और कुछ भी अगर आपके डाउट्स बचे हुए हैं तो कमेंट्स कीजिए। जो भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आप सब के लिए उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगा, ठीक है। तो कुछ भी ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर के साथ, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।